नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के 2027 को लेकर बनाए खास प्लान की, नीट पेपर की बलि चढ़ी देश की एक और बेटी की, और आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे दक्षिण में अन्नामलाई के दिए इस्तीफे की, और आखिर में बात करेंगे सीएम योगी के जन्मदिन की। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अन्नामलाई का इस्तीफा बीजेपी ने किया मंजूर, अलग हुई राहें। दिल्ली अग्निकांड वाले होटल के मालिक पर बड़ा खुलासा, पहले भी जा चुका है जेल। बॉर्डर पर बैठे अपने ही घुसपैठियों को देख बौखलाया बांग्लादेश, भारत पर लगाया आरोप। संभल के बागमऊ गांव में मजार पर चलेगा बुलडोजर, अवैध कब्जे का दावा। कर्नाटक में मनचाहा विभाग नहीं मिलने से नाराज रामलिंगा रेड्डी ने छोड़ा मंत्री पद, दिया इस्तीफा। खान सर को बड़ा झटका, लंबी पूछताछ के बाद हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज। पेपर लीक के विरोध में सड़कों पर मचा बवाल, एनयूएसआई कार्यकर्ताओं पर बरसी लाठियां। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। सस्ता हुआ सोना, चांदी भी टूटी, 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। उतार चढ़ाव के बाद फिसला बाजार, सेंसेक्स 116 अंक टूटा, निफ्टी 23,400 से नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ चुका है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल फरवरी में होने हों, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे की चुनावी बिसात अभी से बीत चुकी है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इस रास्ते पर कब्जा करने के लिए इंडिया ब्लॉक के 2 बड़े खिलाड़ी यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी आमने सामने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के 2 लड़कों की जोड़ी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर समेटकर जो करिश्मा किया था, क्या वो 2027 में भी दोहराया जाएगा या फिर सीटों के बंटवारे की राह इस दोस्ती में दरार डाल देगी? आज हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव के उन सीक्रेट प्लान 75 की पूरी कहानी, कांग्रेस की अंदरूनी खलबली और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ गोमती नगर में चल रही उस हाई टेक लैब का सच, जहां नेताओं की किस्मत का फैसला कोई ज्योतिषी नहीं बल्कि रिटायर्ड आईएएस और रिसर्च स्कॉलर्स की टीम कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक रहा है। पिछले महीने जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी जिसने समाजवादी पार्टी के कान खड़े कर दिए। कांग्रेस के 2 कद्दावर दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया बिना किसी पूर्व सूचना या गठबंधन की चर्चा के अचानक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से मिलने उनके बंगले पर जा पहुंचे। हालांकि राजनीति की लोहा लाट नेता मायावती ने इन दोनों नेताओं को भाव नहीं दिया और मिलने से साफ मना कर दिया। जैसे ये खबर बाहर आई, कांग्रेस आला कमान के हाथ पांव फूल गए। कांग्रेस ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए इन दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और साफ किया कि पार्टी ने उन्हें मायावती के पास नहीं भेजा था। लेकिन इस एक घटना ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते में एक सस्पेंस तो पैदा ही कर दिया। मायावती पहले एपिसोड के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया। जब अखिलेश से पूछा गया कि क्या 2027 में कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा, तो उन्होंने बेहद नपे तुले लेकिन कड़क अंदाज में कहा कि मैं केवल जीतने के लिए गठबंधन करूंगा और वैसे मुझे गठबंधन चलाना भली भांति आता है। जहां अखिलेश यादव का ये बयान कांग्रेस के लिए एक सीधा और साफ संकेत था कि उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग सीट पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही रहेगी। अखिलेश के इस तेवर को देखकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। उनके वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने तुरंत मीडिया के सामने आकर सफाई दी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से अलग होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी सीटों के बंटवारे की रस्साकशी। समाजवादी पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उनकी औकात के मुताबिक सीटें देने के लिए एक खास प्लान 75 तैयार किया है। अखिलेश यादव ने पार्टी के
संगठन कार्यकर्ताओं से साफ कह दिया है कि वे उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों पर घूम घूम कर एक एक सीट की पहचान करें जो कांग्रेस को दी जा सकती है। यानी अखिलेश कांग्रेस को अधिकतम 75 सीटें देने के मूड में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्य समिति ने भी उत्तर प्रदेश के प्रभारियों से कह दिया है कि वे उन सीटों की लिस्ट बनाएं जहां सपा के सामने तगड़ा मोल भाव किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता अंदर ही अंदर सपा के सामने 120 सीटों की भारी भरकम डिमांड रखने की तैयारी में हैं। आपको बताते चलें, अखिलेश यादव इतिहास से सबक ले चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने दरियादिली दिखाते हुए कांग्रेस को 105 सीटें दी थीं और 9 सीटों पर उन्होंने पार्टी के बीच फ्रेंडली फाइट हुई थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस महज 6.2% वोट पाकर सिर्फ 7 सीटों पर ही सिमट गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर बहुमत से सरकार बना ली थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि अखिलेश इस बार ऐसी किसी फ्रेंडली फाइट के मूड में कतई नहीं है। वे चाहते हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले ही सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो जाए। इतना ही नहीं, अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कांग्रेस के साथ बात नहीं बनी तो सपा अकेले दम पर ही सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश राहुल गांधी की कांग्रेस को 60 से लेकर अधिकतर 75 सीटें ही थमाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पार्टी के अंदर की गुटबाजी और सिफारशी संस्कृति को खत्म करने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ एक मैराथन मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने साफ शब्दों में फरमान सुना दिया कि अगर कोई जिला अध्यक्ष या पदाधिकारी खुद चुनाव लड़ना चाहता है तो वह सबसे पहले अपने संगठनात्मक पद से इस्तीफा दे। पार्टी तभी उनकी उम्मीदवारी पर विचार करेगी। कोई भी जिला अध्यक्ष खुद को पहले से उम्मीदवार घोषित करने की कतई गलती ना करे। इस कड़े निर्देश के बाद कई बड़े नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिए और बाकी भी लाइन में हैं। अखिलेश यादव का मकसद साफ है कि कोई भी जिला अध्यक्ष अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चक्कर में टिकट का बंटवारा प्रभावित ना कर सके और ना ही पार्टी में गुटबाजी पनप पाए। ऐसे में इस बार सिफारिश लगाने वाले और पैरवी करने वाले नेताओं का पत्ता काटना पूरी तरह तय है। वहीं इस पूरे हाईटेक ऑपरेशन की कमान उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन के हाथों में सौंपी गई है। लखनऊ के पौस इलाके गोमती नगर में एक बेहद खास और सीक्रेट दफ्तर बनाया गया है। इस दफ्तर में लखनऊ की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के एक प्रोफेसर, दर्जनों रिसर्च स्कॉलर्स और टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ दिन रात काम कर रहे हैं। इस टीम ने विधानसभा बार एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की है जिसमें दावेदारों का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया है। इसी सीक्रेट रिपोर्ट में उम्मीदवारों को परखने के कई पैमाने हैं, जैसे क्या उम्मीदवार वाकई चुनाव जीतने का मादा रखता है, क्या उम्मीदवार उस क्षेत्र की जातिगत गणित में पूरी तरह फिट बैठता है, उम्मीदवार की जनता के बीच लोकप्रियता कैसी है, क्या उसकी छवि बेदाग है, उम्मीदवार का कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है जिससे पार्टी की किरकिरी हो, क्या उस उम्मीदवार के नाम पर असर आसपास की दूसरी विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर शय और मात का ये खेल बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास और कानून व्यवस्था के दम पर सत्ता में दोबारा वापसी की हुकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सेनापति अखिलेश यादव ने रिटायर्ड नौकरशाहों और प्रोफेसर्स की फौज के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों के पसीने भी छूटने वाले हैं। प्लान 75 के जरिए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को अपनी हदें बता दी हैं और खास फॉर्मूले से अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पर कतर दिए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि लखनऊ के गोमती नगर की सीक्रेट लैब से निकलने वाले उम्मीदवार 2027 के महादंगल में सपा की साइकिल की रफ्तार कितनी बढ़ा पाते हैं और क्या राहुल अखिलेश की ये जोड़ी उत्तर प्रदेश की राजनीति का भूगोल बदल पाएगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि देश की जर्जर और भ्रष्ट हो चुकी परीक्षा व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है। डॉक्टर बनने का सपना, आंखों में सुनहरे भविष्य की चमक,
पिता के लकवे और 20 लाख रुपए के कर्ज को चुकाने का जज्बा। लेकिन अंत में क्या मिला? एक पंखा, एक फंदा और एक रूह कपा देने वाला सुसाइड नोट। जी हां, मध्य प्रदेश के मऊगंज की होनहार छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने नीट पेपर लीक और परीक्षा के सिस्टम से टूटकर नागपुर के एक कमरे में दम तोड़ दिया। ये मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, बल्कि देश के लाखों ईमानदार छात्रों की उम्मीद का कत्ल है। इस दिल दहला देने वाले मामले पर अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी भूचाल सा आ गया है। राहुल गांधी के फोन कॉल ने जहां पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। आइए आपको बताते हैं इस दर्दनाक दास्तान के पीछे की पूरी कहानी। तारीख थी 20 मई 2026। महाराष्ट्र के नागपुर शहर का एक छोटा सा कमरा, जहां मऊगंज के मगनिया गांव की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी दिन रात मेडिकल की तैयारी में जुटी थी। परीक्षा देने के बाद आकांक्षा बेहद खुश थी। उसे यकीन था इस बार उसे नीट में करीब 650 के आसपास शानदार अंक मिलेंगे और उसका डॉक्टर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन तभी देश में नीट पेपर लीक का जिन बाहर आ जाता है और परीक्षा रद्द होने की खबरें तैरने लगती हैं। इस खबर ने आकांक्षा को इस कदर तोड़ा कि उसने 3 दिन पहले से ही खाना पीना छोड़ दिया था। वह गहरे अवसाद में चली गई थी। आखिरकार सिस्टम की बदहाली से हार कर उसने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली। मरने से पहले आकांक्षा ने एक बेहद दर्दनाक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपने माता पिता से भीख मांगते हुए लिखा, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, मुझ में अब दोबारा नीट का पेपर देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है। इस एक लाइन ने साबित कर दिया कि पेपर लीक माफियाओं ने सिर्फ पेपर लीक नहीं किया, बल्कि एक मासूम की जीने की इच्छा ही लीक कर दी। वहीं आकांक्षा के गांव मगनिया में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोने से चीखें सुनाई दे रही हैं। आकांक्षा के पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी एक गरीब किसान हैं। अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। पिता 2 बार हार्ट अटैक झेल चुके हैं, शरीर के एक हिस्से में लकवा मार चुका है, लेकिन इस टूटे शरीर के बाद भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा कहते थे कि बेटी एक बार डॉक्टर बन जाओगी तो हमारी सारी परेशानी और गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किसान पिता ने बेटी की पढ़ाई और नागपुर में कोचिंग के लिए सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए का लोन लिया। बात इतनी भर पर ही नहीं बनी तो रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से हाथ फैलाए। देखते ही देखते परिवार पर 15 से 20 लाख रुपए का भारी भरकम कर चढ़ गया। बेटी की मौत की खबर सुनते ही पिता की तबीयत इस कदर बिगड़ी कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां वे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आकांक्षा की मां नीलम चतुर्वेदी की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। पथराई आंखों से वो सरकार और इस भ्रष्ट सिस्टम से एक ऐसा सवाल पूछ रही हैं जिसका जवाब किसी के पास ही होगा शायद। गांव वाले बताते हैं कि आकांक्षा पूरे इलाके में सबसे होनहार और मेहनती बिटिया थी, जिसे पूरे गांव को बड़ी उम्मीद थी। वहीं इस संवेदनशील और दुखद मामले ने अब दिल्ली के सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। आज शुक्रवार को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी सीधे मृतका आकांक्षा के गांव मगनिया पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी मौजूदगी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से फोन पर उनकी बात कराई। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की तात्कालिक आर्थिक मदद सौंप चुकी है। इस बातचीत का भावुक वीडियो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। मैं आज एयरपोर्ट जा रहा था और मैंने आपकी बेटी की चिट्ठी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। बस पे हाथ लेना चाहता था और अगर कोई मेरे लायक कोई मदद हो या काम हो तो मैं कर सकता हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो खुद ही देश की रक्षा कर रहे हैं। मेरा तो जो गया हो तो आएगा नहीं। हाँ, मैंने देखा
बेचारी उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने कुछ कर्म नहीं किया, बस पढ़ाई की थी। आपने कर्ज लिया, मतलब बिल्कुल। सबसे बड़ी बात दुख की हमको ये है कि उसने इतना मेहनत करी है, शायद ऐसा ना होता तो ये ना होता। अब हमारा तो कोई दूसरा है भी नहीं, एक ही तो थी मेरी। इसी के भरोसे पिताजी भी उसके टिके थे, इसी के भरोसे मैं भी टिकी थी। और उसने मेरे चिट्ठी में लिखा कि उसको लगा कि उसने आपको बर्बाद कर दिया। नहीं, कि उसने आपने कर्जा लिया था और उसने आपको बर्बाद कर दिया। मतलब क्या बेचारी कितना दर्द हुआ, दुख हुआ होगा उसको। अब आप चिट्ठी पढ़ के खुद सोच सकते हैं कि इसके अलावा जब उसने ऐसा लिखी तो उसके माँ बाप उसको कैसे वहां तक पहुंचाए होंगे। वही तो आपने पूरा मतलब कर दिया, आपने अपनी पूरी मेहनत की और मेरी ये पूरा का पूरा ऐसे ही मतलब पूरा टूट गया। पूरा टूट गया। समझता हूँ। उसका सपना था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो पेपर मेरा लीक ना होता तो मैं डॉक्टर बन जाती, क्योंकि मेरी बड़ी लड़की ही थी, बेटा तो मेरा छोटा है, वो तो कुछ कर नहीं सकता। उसकी तो अभी कोई ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। अब पिताजी का तो कोई कुछ कहने लायक है ही नहीं। पिताजी को तो पानी हाथ में वो कभी पी सकते हैं आप। अच्छा, क्या पैरालिटिक अटैक हुआ था? उनका 2 अटैक का ऑपरेशन हुआ है और पैरालाइज भी मारा है। उनका दाहिना हाथ नहीं चलता। तो बस मैं आपको फोन करना चाहता था, अगर मेरे लायक कुछ हो तो बता देना उनको, NSY वालों को। आपके माध्यम से हमें 2.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। 50,000 आज आने वाला है। हमारे जो लोग आए हैं उनको आप ये बता दीजिए, मगर बस मैं आपको अपना प्यार देना चाहता था, माता जी को और आपको। धन्यवाद। दूसरी तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में रक्षात्मक मुद्रा में आने के बजाय आक्रामक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि विपक्ष इस बेहद दुखद घटना का राजनीतिकरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस संवेदनशील मुद्दे पर झूठ और छात्रों के बीच डर का माहौल फैलाकर अपनी सियासी एजेंडा चमका रहे हैं। देखा जाए तो राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप के तीर भी चलते रहेंगे और नेताओं के बयान भी आते रहेंगे, लेकिन इस सब के बीच कड़वा सच तो यही है कि मऊगंज के गरीब, बीमार और कर्जदार किसान की उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। एक माँ की गोद सूनी हो गई। एक देश का कैसा दुर्भाग्य है कि यहाँ पेपर लीक रोकने में नाकाम रहने वाली व्यवस्था के पास दोबारा परीक्षा कराने का विकल्प तो होता है, लेकिन उस परीक्षा के तनाव में दम तोड़ने वाले नौजवानों की जिंदगी लौटाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। आकांक्षा चतुर्वेदी का ये बलिदान इस देश के हुक्मरानों से चीख चीख कर पूछ रहा है, आखिर कब तक चंद पैसों के लालच में पेपर बेचने वाले माफिया इस देश के होनहार के भविष्य और उनकी जान से खेलते रहेंगे। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। दक्षिण भारत की राजनीति से आज सबसे सनसनीखेज खबर सामने आई। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का पर्याय बन चुके और पूर्व IPS अधिकारी और फायर ब्रांड नेता के अन्नामयी ने भारतीय जनता पार्टी को राम राम कह दिया। जी हां, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक चल रहे कई दिनों के सस्पेंस पर अब पूरी तरह विराम लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने भारी मन और मजबूरी के साथ अन्नामलाई का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अन्नामलाई के इस एक फैसले ने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के समीकरण भी बिगाड़ दिए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा की पक्की सीट से हाथ धोना पड़ा। सवाल है कि आखिर क्यों तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 3 से 11% पहुंचने वाले इस सिंघम ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर ली। क्यों अमित शाह की मन्नतें और मनाने की आखिरी कोशिशें भी फेल हो गईं, और अब अन्नामलाई का अगला कदम क्या होगा, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षरों के साथ एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की गई। इस रिलीज ने साफ कर दिया
के अन्नामलाई अब भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहे। इस लेटर के बाहर आते ही साफ हो गया कि अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी का बरसों का पुराना रिश्ता अब पूरी तरह से टूट चुका है। वहीं इस्तीफा मंजूर होने से पहले दिल्ली के सियासी गलियारों में जो ड्रामा हुआ वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम न था। दरअसल 2 जून को अन्नामलाई ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ कई दौर की गोपनीय और महत्वपूर्ण बैठकें की। इन बैठकों में अन्नामलाई ने तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति का पूरा कच्चा चिट्ठा रखा और खुलकर अपनी नाराजगी की वजह बताई। उन्होंने मौखिक रूप से साफ कह दिया कि वे पार्टी में नहीं रहना चाहते। बैठकों के बाद अन्नामलाई दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वे अपनी फ्लाइट पकड़ने ही वाले थे कि अचानक भारतीय जनता पार्टी आला कमान फोन करके उनके पास पहुंचा और उन्हें वापस बुला लिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें रोकने, मनाने और उनका फैसला बदलवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने कई बड़े पदों और जिम्मेदारियों के विकल्प दिए, लेकिन अन्नामलाई अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने भविष्य के लिए रास्ते खुले रखते हुए नेतृत्व को धन्यवाद दिया और अपनी नई राह पर निकल गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर वो क्या वजह थी जिसने अन्नामलाई को इस कदर नाराज कर दिया। तो आपको बता दें, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बदलती हुई राजनीतिक रणनीति है। दरअसल जब अन्नामलाई तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने एको चले रे की नीति अपनाई। उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को DMK और AIMDMK जैसे द्रविड़ पार्टियों की बैसाखी छोड़ अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार पर कड़े हमले किए थे। इसका फायदा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी महज 3.6% वोट शेयर पर थी, वह 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 11.2 पर पहुंच गई। ये तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन था। भले ही पार्टी कोई सीट ना जीत पाई, इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली बैठे नेताओं को लगा कि बिना किसी क्षेत्रीय दल के सहयोग के तमिलनाडु फतेह करना नामुमकिन है। इसीलिए पार्टी ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले AIADMK के साथ दोबारा गठबंधन करने का मन बना लिया। AIADMK के प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी को अन्नामलाई फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। इसीलिए गठबंधन को जिंदा रखने के लिए अप्रैल 2025 में अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाकर नैनार नागेंद्र को कमान सौंप दी गई थी। वहीं 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने AIADMK के गठबंधन में जूनियर पार्टनर बनकर चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 11% से धड़ाम होकर 3% से भी नीचे आ गया। इस शर्मनाक हार ने अन्नामलाई के दावों को सही साबित कर दिया और उनके भीतर की नाराजगी को ज्वालामुखी बना दिया। वहीं अन्नामलाई के इस्तीफे का सीधा और करारा झटका भारतीय जनता पार्टी को पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में लगा, जहां राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहले तय हुए फॉर्मूले के मुताबिक एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की TDP को 2 सीटें, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को 1 सीट और चौथी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना तय थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी इसी चौथी सीट से अन्नामलाई को राज्यसभा शेयर दिल्ली की राजनीति में स्थापित करना चाहती थी। 4 जून को अमरावती में एनडीए घटक दलों की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। हालांकि अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ दी थी, इसीलिए बीजेपी ने इस सीट पर अपना दावा ही छोड़ दिया और सहयोगी दलों के सामने सरेंडर कर दिया। अब नए फार्मूले के तहत टीडीपी 3 सीटों पर और पवन कल्याण की जनसेवा 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ सिर्फ सन्नाटा आया। आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने के बाद अब अन्नामलाई शांत बैठने वाले नहीं। उनके करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक वे तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। अन्नामलाई अब खुद की एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के विकल्प पर बेहद गंभीरता से काम कर रहे हैं। ये नया राजनीतिक मंच पूरी तरह से कट्टरवादी राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित होगा, लेकिन इसका मुख्य एजेंडा तमिलनाडु की दशकों पुरानी द्रविड़ राजनीति और के सामने एक मजबूत और साफ सुथरा तीसरा विकल्प पेश करना होगा। कुल मिलाकर तमिलनाडु की बिसात पर मोहरे अब पूरी तरह से बिखर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे के दम पर दक्षिण भारत में
कमल खिलाने का ख्वाब देखा था, आज वही चेहरा उनके हाथ से छिटक चुका है। अन्नामलाई का जाना न सिर्फ तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के वजूद के लिए एक बड़ा संकट है, बल्कि आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीट गंवाना यह दिखाता है कि इस एक इस्तीफे ने पूरी दक्षिण राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूर्व पुलिस अधिकारी अन्नामलाई अपनी नई पार्टी के जरिए तमिलनाडु के सिंहासन पर द्रविड़ किले को ढा पाएंगे या फिर दिल्ली के बिना उनकी ये नई राह कांटों भरी साबित होगी। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर बैठे फायरब्रांड हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन पूरे देश में एक महा उत्सव की तरह मनाया गया। एक तरफ जहां सूबे की फिजाओं में हैप्पी बर्थडे सीएम साहब की गूंज रही, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में वो नज़ारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना तक न की थी। जी हां, राजनीति की तीखी कड़वाहट को किनारे लगाकर विरोधियों ने भी दिल खोलकर सीएम योगी की लंबी उम्र की दुआएं मांगी। संभल से लेकर वाराणसी, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक समर्थकों का जोश सातवें आसमान पर नजर आया। बहुजन पार्टी की सुप्रीमो पूर्व मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आज के उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके स्वस्थ जीवन की दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी को लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि उनके दृढ़ संकल्प से यूपी सुशासन, सुरक्षा और विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रोग्राम से सीएम योगी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। आपको बता दें, 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक बालक का जन्म हुआ है जिसका नाम दिया गया अजय सिंह बिष्ट। पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट और माता सावित्री देवी के 7 बच्चों में अजय 5वें नंबर पर थे। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से विज्ञान की पढ़ाई करने वाले अजय का मन छात्र जीवन से ही आध्यात्म की तरफ झुक गया था। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने सांस्कारिक मोह त्याग दिया और गोरखपुर आ गए। यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और अजय सिंह बिष्ट हमेशा के लिए योगी आदित्यनाथ बन गए। योगी आदित्यनाथ की रफ्तार यही नहीं रुकी। महज 26 साल की उम्र में वे पहली बार सांसद चुनकर संसद पहुंचे। उनके नाम लगातार 5 बार सांसद बनने का अजयी रिकॉर्ड दर्ज हुआ। इसके बाद 19 मार्च 2017 को उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और आज भी अपने दूसरे कार्यकाल में यूपी की विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा चुके हैं। आपको बताते चल में धर्मनगरी काशी के 51 फीट ऊंचे वरद आंजनेय हनुमान मंदिर में समर्थक रामगोपाल सिंह की अगुवाई में जबरदस्त जश्न मनाया गया। पिछले साल जहां 53 किलो का केक काटा गया था, वहीं इस साल सीएम के 54वें जन्मदिन पर 54 किलो का महालड्डू केक काटा गया। प्रयागराज में दातागंज के दशमेश घाट पर समर्थकों ने मां गंगा की भव्य आरती की और सीएम योगी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। लखनऊ के हजरतगंज स्थित दारुशफा के शांति वारदानी मुरादी हनुमान मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह की ओर से सुंदर कांड का पाठ, महायज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। जाहिर है सीएम योगी का जन्मदिन 5 जून को आता है जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी होता है। अपने इस खास दिन को यादगार बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को पूरी तरह जनसेवा और प्रकृति को समर्पित किया। उन्होंने इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में एक विशाल प्रदेशव्यापी वृक्षारोपण अभियान का धमाकेदार शुभारंभ किया। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे एक तरफ उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी जंग के लिए अखिलेश यादव ने अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की होनहार बेटी आकांक्षा के बलिदान ने देश की खोखली परीक्षा व्यवस्था को बेनकाब कर दिया है। दक्षिण में अन्नामलाई की नई उड़ान ने बीजेपी के समीकरण बिगाड़े हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भगवाधारी बॉस योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर विरोधियों की कड़वाहट भी दुआओं में बदलती नजर आई है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।